बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं चौथा सुतून, मैं हूं जवाद फैज़ी। नाज़रीन, हमने माजी में जब ये देखा कि IMF को ख़त लिखे गए, फिर बरमला कैमरे पे कहा गया पाकिस्तान को कुछ ना दिया जाए और अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, दिवालिया होने की बातें चल रही थी। आज की अगर ख़बरें आपके सामने रखें कि सऊदी अरब का आला सतही वफ़द जो कारोबारी शख्सियात पे मुश्तमिल और जिसकी क़यादत सऊदी वज़ीर बराए सरमायाकारी इब्राहीम अल मुबारक कर रहे हैं। अभी कुछ देर पहले वज़ीर आज़म हाउस में उनके एज़ाज़ में ज़ियाफ़त थी, इशाइया था, उसमें वज़ीर आज़म ने भी ख़िताब किया, अरबी में भी गुफ्तगू की और फिर से एक दफ़ा ये बताया गया इस तकरीब में भी और हमारी जो 2 रोज़ा सरमायाकारी फ़ोरम का आगाज़ हुआ उसमें भी कि पाकिस्तान के अंदर बहुत से मौक़े हैं, बहुत से शोबाजात हैं जिसमें सरमायाकारी की जा सकती है। और इसके साथ साथ मैं हमेशा ये कहा करता हूँ नाज़रीन कि पाकिस्तान वो मुल्क है जिस एक मुल्क के पास एक एस है ना, एस, वो तरक्की कर गया। हमारे पास हम ट्रिपल एस हैं, सैंड, स्नो, सी, हमारे पास क्या क्या चीज़ें नहीं हैं, सरमायाकारी के मौक़े हैं। इसके हवाले से जो बड़ी पुरुम्मीद ख़बरें आ रही हैं, मुझे तो यकीन है, मैं तयक्कुन के साथ कह सकता हूँ कि अगर हम भी अपने तई हाउस इन ऑर्डर करके इनफरादी सतह से लेके इज्तिमाई सतह तक मेहनत करने के आदी हो जाएं, दयानतदाराना तरीके से अपने उमूर को संभाल लें, तो फिर शायद हमें किसी की तरफ देखने की भी ज़रूरत नहीं रहेगी। इसका एक और सबूत कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेज़ी, इंडेक्स 73,000 की सतह उबूर कर गया। इसके साथ साथ और भी मसाइल हैं, हमारे काश्तकारों के, हमारे किसानों के, उस पर एहतजाज भी होते हैं, लेकिन किसान कार्ड मैं देखता हूँ सिंध में भी और फिर पंजाब में भी किसानों की बेहतरी के लिए, काश्तकारों की बेहतरी के लिए, सब्सिडी देने के लिए, बारदाना देने के लिए, उनकी जो वो पैदा करते हैं उनको मार्केट तक पहुँचाने के लिए बहरहाल कोशिशें हो रही हैं। जहाँ कहीं सुकम रह गए उन्हें दूर करना होंगे। इन्हीं मौज़ूआत पे बात करेंगे। और एक मौजू ये भी कि बहुत सारे ऐसे मुकद्दम हम देखते हैं माजी में भी कि वो जब सामने रखते हैं तो तारीख़ पे तारीख़ मुबहम चीज़ें रह जाती हैं, क्लैरिटी नहीं है, बहुत सारे इश्यूज़ बड़े तवील हो जाते हैं। इसके हवाले से क्या करना चाहिए, मेरे साथ स्टूडियोज़ में तशरीफ़ रखते हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मरकज़ी रहनुमा मारूफ कानूनदान जनाब सेनेटर शहादत अवान। बहुत शुक्रिया अवान साहब आपके आने का। हमारे साथ फ़ोन लाइन पे हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मरकज़ी रहनुमा साबिक़ गवर्नर सेनेटर मलिक रफ़ीक अहमद रजवाना साहब। बहुत शुक्रिया रजवाना साहब आपके वक्त देने का। और NQM से एक बड़ी मजबूत आवाज़ मोहतरमा सेनेटर खालिदा अतैयब साहिबा, बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने का। शहादत अवान साहब, यहीं से शुरू कर लेते हैं। आप वज़ीर मुमलिकत भी रहे, हमने देखा बड़े हालात दिगरगू हैं, मुआशी तौर पे बड़े हम तनज़ली का शिकार हैं, जकड़े हुए हैं, पकड़े हुए हैं, पता नहीं क्या कुछ इस्तारे इस्तेमाल होते रहे। अब जब ये ख़बरें आती हैं और इतने ज़्यादा वफूद का आना, फिर वली अहद भी पाकिस्तान जल्दी आएंगे, कैसा देख रहे हैं मुस्तकबिल? देखिए, आपने इसको 3 हिस्सों में किया। तो सबसे पहले तो जो डेलीगेशन यहाँ पे पाकिस्तान में सऊदीया का आया हुआ, आप उसकी बात करें तो मैं समझता हूँ कि मौजूदा गवर्नमेंट ने आते के साथ ही इस मुल्क की मईशत जो है उसको बहाल करने के लिए जो इक़दाम किए, हमारे जनाब प्राइम मिनिस्टर साहब ने उस वहाँ के सऊदीया के 2 दौरे किए। उससे पहले भी अगर आप देखें कि हमारे केयर टेकर जो प्राइम मिनिस्टर साहब थे अनवर काकड़ साहब, वो भी सऊदीया में गए। उस वक्त भी सऊदीया ने हमें कहा था कि हम आपके पास 25 बिलियन की 5 साल के अंदर अंदर जो है हम यहाँ पे आपसे इन्वेस्टमेंट करेंगे। अब हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब के जाने के बाद एक सिलसिला बहुत अच्छा चला है कि वहाँ पे पहली बात तो ये कि सऊदीया हमारी वो ऐसी जगह है जहाँ पे हम मज़हब के लिहाज से, कल्चर के लिहाज से, अखुवत के लिहाज से मैं समझता हूँ हमारे तो दिल भी धड़कते हैं सऊदीया के साथ। अब ये सऊदीया ने ये रियलाइज़ किया है कि पाकिस्तान वो एक वाहिद मुल्क है कि कभी भी हमने सऊदीया के साथ किसी किस्म की शर्त शराइत जो है नहीं रखी। और सऊदीया में यही वजह है कि पाकिस्तान के इस वक्त भी 20 लाख हमारे जो लोग हैं सऊदीया की तामीर व तरक्की में वो अपना जो है हिस्सा जो है वो पे डाल रहे हैं। बाकी ये रहा कि पाकिस्तान से भी आप देखें कि सऊदीया
جو ہے مختلف قسم کی اشیاء، ایون کے فروٹ سے لے کے سبزیوں سے لے کے مختلف قسم کی اشیاء، چاول، یہ وہ سب کچھ پہلے بھی وہ لے رہا ہے. ہمارے لوگ سعودی کے ساتھ پہلے بھی کاروبار کر رہے تھے، لیکن اس حکومت نے یہ ہے کہ اس وقت آپ دونوں پارٹیوں فریق کے سین B2B کا جو سلسلہ چلا ہے کہ وہ بزنس شروع کیا جائے. وہاں سے جو 30 کمپنیاں آئی ہوئی ہیں، آلموسٹ میں سمجھتا ہوں 50 لوگوں کا وفد کا یہاں پہ آنا، ہمارے لوگوں کے ساتھ بیٹھنا اور ان کا یہ دیکھنا کہ ہم ان کو کیا ہیلپ کر سکتے ہیں، وہ ہمیں یہاں کیا کر سکتے ہیں. پاکستان میں انہوں نے، میں سمجھتا ہوں کہ جو اپنا انہوں نے انٹرسٹ شو کیا ہے کہ پاکستان کی زراعت جو ہے اس میں وہ اپنا حصہ ڈالنا چاہتے ہیں، مائنز اینڈ منرلز جو ہیں اس میں وہ اپنا حصہ ڈالنا چاہتے ہیں، تو وہ کام کرنا چاہتے ہیں. کیونکہ بھی وہ بھی اگر آپ اس وقت بھی آپ دیکھ لینا کہ وہ جو نان آئل جو ہے ان کی ایکٹیویٹیز ہیں نا سب، اس کی طرف وہ چلے گئے کہ پہلے خالی تیل کے اوپر تکیہ کرتے تھے. اس سے اپنے آپ کو سعودیہ نے آگے بڑھانے کے لیے سوچ لیا ہے اور بہتری کی طرف یہ قدم ہے. اس میں نہ صرف پاکستان کا، میں سمجھتا ہوں دونوں ممالک جو ہیں، دونوں مسلم ممالک جو ہیں جن کا ایک دوسرے پہ بھرپور اعتماد ہے، اس کام کو آگے بڑھائیں گے اور اس میں دونوں ممالک جو ہیں انشاءاللہ تعالیٰ ان کا فائدہ ہوگا اور بہتری ہوگی انشاءاللہ. ملک رفیق رجوانہ صاحب، جس طرح شہادت عوان صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ دونوں ممالک کا فائدہ ہوگا، ادھر ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ سعودی عرب میں ویژن 2030 ہے، اور ادھر ہم اگر دیکھیں چائنا کے ساتھ اقتصادی راہداری وہ بھی 2030 ہے. یہ 2030 کو ہم نے جو فوکس کیا ہوا ہے، کیا نظارے ہوں گے، کیا امیدیں رکھی جانی چاہیے؟ دیکھیں جی، سب سے پہلے تو یہ آواز ہٹ رہی ہے، مجھے واپس آ رہی ہے آواز؟ جی ہمیں صحیح آ رہی ہے جی. اچھا، میں یہ گزارش کر رہا ہوں کہ ہمیں تو پہلے یہ دیکھنا چاہیے کہ آج ہم خوش تو ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے، کیا یہ اچھا ہوتا کہ ہم ان مہربانوں کے ساتھ ساتھ ہم اپنے اوپر بھی مہربان ہوتے. جو وقت ہم دیکھ رہے ہیں اب، جس طرح سے IMF کے شکنجوں میں جکڑے ہوئے ہیں اور مہنگائی سے پسی ہوئی عوام، بے روزگاری سے پسی ہوئی عوام، سعودی وفد کا، تجارتی وفد کا آنا ایک امید کی کرن ہے، لائٹ ان دی ٹنل. ٹھیک ہے جی. تو میرا خیال ہے کہ یہ میاں شہباز شریف صاحب اور اس حکومت کی کاوشوں کا نتیجہ ہے کہ انہوں نے مارکیٹنگ کی ہے سعودی عرب میں جا کے، اور اپنے ملک کے جو ہمارے نیچرل ریسورسز ہیں اور جہاں جہاں پہ یہ انویسٹمنٹ ہو سکتی ہے ان کو اٹریکٹ کیا ہے، سعودی تاجروں کو. اور ایک بات غور سے سن لیجئے، دوستی ہے چائنا کی بھی اپنی جگہ پہ اور مہربانی ہے سعودی عرب کی بھی اپنی جگہ. کوئی بھی کاروباری آدمی، کاروباری شخصیت، کاروباری ادارہ پروفیٹیبلٹی کے بغیر کوئی کام نہیں کرتا. بالکل ٹھیک ہے. تو سب سے پہلے جو سعودی عرب کے تاجر حضرات آئے ہوئے ہیں، انڈسٹریلسٹ یا ان کے بزنس ٹائکون آئے ہوئے ہیں، ہمیں بڑی خوشی ہے، ہم خوش آمدید کہتے ہیں، دل ما شاد دل ما روشن. ہمیں ان کے لیے سب سے پہلے یہاں ایک انوائرمنٹ جو ہے اس کو بہتر کرنا پڑے گا، لا اینڈ آرڈر کو ٹھیک کرنا پڑے گا. اور دوسری بات یہ ہے کہ کنسسٹنٹ پالیسیوں کا تسلسل. مثلا میں آج ادھر ایک بزنس کرتا ہوں تو مجھے 5 سال کی ایگزمپشن دے دیں ٹیکس کی، اور 2 سال بعد پھر میرے اوپر پالیسی چینج ہو جائے اور ٹیکس لگنا شروع ہوتا ہے، تو میری ساری وائبلٹی جو ہے وہ ساری فیزیبلٹی خراب ہو جاتی ہے. جن پروجیکٹس میں سعودی تاجر صاحبان نے انٹرسٹ شو کیا، زراعت ہے، کیمیکلز ہے، سولر پاور ہے اور یہ منرلز ہیں یا یہ مائننگ ہے، اس کے لیے بڑا ٹائم کنزیومنگ ایک یہ کام ہے. تو اس کے لیے ایک کنسسٹنٹ پالیسی ایسی ہو جس کو قانونی تحفظ ہو، اور کوئی بھی حکومت اس کو آ کے چینج نہ کر سکے. نہیں رجوانہ صاحب، اس میں SIFC کا اسی لیے ہی قیام عمل میں آیا تھا، اور وہ اس اچھی بات ہے جی.
अच्छी बात है। अब देखना ये है कि जब ये मुल्क की बेहतरी का एक काम आगे बढ़ने का एक चांस लग रहा है, तो हमें चाहिए कि इस वक्त हम ऐसी इत्तेहाद की आवाज दे और जो सऊदी ताजरों को सुनाई दे कि हमारी हद तक इस मुल्क को तरक्की देने के लिए तमाम जमातें और कौम मुत्तहिद है और इख्तलाफ की आवाजें नहीं आनी चाहिए। मैं ये समझता हूँ इस पर जो है ना अपोजिशन की जमातों का भी एक वेलकम बयान आना चाहिए। हम सऊदी ताजरों, पता नहीं किसी ने दिया या नहीं दिया, सियासत अपनी जगह पे, वो हमारी सियासत पे उनको कोई गर्ज नहीं है। अल्लाह करे रजवाना साहब ऐसे ही हो, वेलकम का मैसेज आ जाए, खुदा ना खास्ता फिर से ये ना आ जाए कि हमारी हुकूमत गिराने में फला मुल्क का किरदार था और फिर वापस ले लिया करे जी। नहीं, अल्लाह करे, इंशाल्लाह नहीं होगा। बेटर सेंस मस्ट प्रिवेल। मुल्क इन बातों का मुताम्मल नहीं हो सका। जब हम बात करते हैं तो फिर उसके बाद अपोजिशन के कुछ हजरात जो है ना वो एक जहाँ से चले थे वहीं खड़े हैं। वही एक प्रायोरिटी है। मसलन अपना घर जल रहा है तो आपका दुश्मन खड़ा है, आप दुश्मन से लड़ेंगे या घर बचाएंगे? दुश्मनी क्या है? सियासी इख्तलाफ है ना। कभी कोई इख्तलाफ कभी कोई इख्तलाफ, तो उसके रास्ते हैं हल करने के। नहीं है तो अपने काम में लगे रहें, अगले इलेक्शन तक इंतजार करें। तो बड़ी खुशहाल बात है, गवर्नमेंट बड़ी मेहनत कर रही है। और देखें, अब ये बात तो जो है ना ये बड़ी ओपन सीक्रेट है कि अब हम इमदाद के मुंतजिर नहीं रहना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। हमारा कशकोल का काम खत्म होना चाहिए। अब हमें अट्रैक्शन पैदा करनी चाहिए बिजनेसमैन के लिए, दुनिया के लोगों के लिए। उसके लिए हमें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। यस मेहनत करनी पड़ेगी। मैं सबसे एक मिनट जी, अहम तरीन चीज जो है ना वो हमने आमा है और कंसिस्टेंट पॉलिसी। थैंक यू जी। सेनेटर खालिदा तैयब साहिबा, अभी ये बात हुई जिस तरह रजवाना साहब ये फरमा रहे हैं कि सियासत को पसे पुश डाल के मुल्क को देखा जाए, रियासत को देखा जाए, और एक बात इसके साथ ये भी कही कि हमें भी मेहनत करनी चाहिए। हम ये चाहते ये हैं कि मुझे पैसे पूरे मिलें और काम मैं कोई ना करा। ये रवैये कैसे तर्क करेंगे हम? देखिए, इस रवैये को तर्क करने के लिए हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हमें ऐसी फ़ज़ा को बहाल करना चाहिए जहां इन्वेस्टर जो हमारे यहाँ आ रहे हैं उन्हें तहफ़्फ़ुज़ का एहसास हो और हम उनके साथ मिलकर बाहमी यकजहती के साथ ऐसे प्रोग्राम तरतीब दें जो जिनका एक तसलसल हो। क्योंकि अगर चीज़ों में तसलसल नहीं होगा, कोई एक गवर्नमेंट आती है वो उस चीज़ को ख़त्म कर देती है, कोई दूसरी गवर्नमेंट आती है उसके मुआहदे किसी दूसरे से हो जाते हैं। तो हमें उस फ़िज़ा को तर्क करना होगा, हमें ख़ुद भी मेहनत करनी होगी। और जैसे कि अभी रजवाना साहब ने कहा, शहादत ऐवान साहब ने कहा, देखिए सऊदी अरब से हमारे ताल्लुकात बहुत पुराने भी हैं और बहुत जज्बाती भी हैं। हम सऊदी अरब का नाम आता है तो हमारे दिल में एक अक़ीदत और एहतराम के जज्बात पैदा होते हैं। और सऊदी अरब ने हमेशा हर कड़े वक्त में हमारा साथ दिया है। अभी वज़ीर आज़म साहब गए सऊदी अरब और कुछ मुआहदे करके आए। अभी उनका एक तिजारती वफ्द यहाँ पर आया हुआ है और यहाँ पर मुलाकातें कर रहा है और कुछ मुआहदे कर रहा है। जैसे अभी रजवाना साहब ने कहा कि ज़राअत के मामले में केमिकल माइंस वगैरह पर वो इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार हैं। तो हमें उन्हें तहफ़्फ़ुज़ देना होगा। हमें हुकूमत को ऐसी पॉलिसीज़ बनानी होंगी कि उन्हें तहफ़्फ़ुज़ का एहसास हो और वो इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार हों। उसके लिए हमें इनिशिएटिव लेना होगा, हमारी हुकूमत को इनिशिएटिव लेना होगा। हुकूमत की पॉलिसीज़ जब तक ड्यूरेबल नहीं होंगी, जब तक हम इन्वेस्टर को तहफ़्फ़ुज़ फराहम नहीं करेंगे। देखिए, जैसे कि अभी रजवाना साहब ने कहा कि कोई भी कोई काम करता है तो उसमें वो ऐसे ही नहीं करता कि वो हम काम करते चले जाएं और हमारा अपना कोई उसमें बेनिफिट ना हो। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि हुकूमती पॉलिसीज़ दूर रस नताइज की हामिल हों। हुकूमती पॉलिसीज़ बेहतर होंगी तो ये तमाम प्रोजेक्ट्स मुकम्मल होंगे और पाकिस्तान स्टेबल होगा। अभी कल हमारी एक मीटिंग हमारे मरकज़ पर हो रही थी, उसमें भी इस बात पर जोर दिया गया कि हम सिर्फ दूसरों से ये तवक्कुआत ना रखें कि वो आके हमारी मदद करे और हम खाली हाथ बैठे रहें और हम मेहनत ना करें। इनिशिएटिव हमें लेना होगा, हमें मेहनत करनी होगी, पहला कदम हमें बढ़ाना होगा।
اور ہمیں اپنے ملک کے تحفظ کے لیے نہیں، اپنی ملک کی معیشت کو بہتر بنانے کے لیے اقدامات کرنے ہوں گے، محنت کرنی ہوگی۔ جب تک ہم ایسا نہیں کریں گے، جب تک کبھی انویسٹمنٹ ہمارے کسی کام نہیں آ سکتا۔ دیکھیے IMF کی طرف دیکھتے رہیں ہم، یا ہم سعودی عرب کی طرف دیکھیں، یا ہم چائنا کی طرف دیکھیں، تو اس سے مسائل حل نہیں ہوں گے جب تک ہم پاکستانی اپنے اندر پاکستانیت پیدا کر کے ان چیزوں میں دلچسپی لے کر اپنی ملک کی ترقی کے لیے خود اہم اقدامات نہیں اٹھائیں گے۔ صحیح، بالکل صحیح۔ شہادت اوان صاحب یہ فرمائیے، ابھی جو بات چلے یہاں سے شروع کر لیتے ہیں، یہ میرا رویہ، عوامی سطح پہ رویہ کہ بس یہ کہانی بن گئی ہوئی ہے کہ کام نہ کرو، حاضری لگاؤ، پیسے لو اور نکلنے کی کرو، وہ یہ تو نہیں چاہتے کہ آپ کے انویسٹمنٹ بھی آگے کریں اور ہم ہی آگے سے کام نہ کریں؟ ہمارے لیے من و سلوہ تو نہیں اترے گا؟ جواد فیضی صاحب، یہ آج ایک حسن اتفاق ہے کہ ہم تینوں آپ کے جو گیسٹ ہیں موجودہ جو حکومت کا حصہ ہیں، رجوانہ صاحب کی پارٹی کے پرائم منسٹر موجود ہیں، اور خالدہ بہن اور میں اس پارٹ جو ہے مسلم لیگ این جو ہے اس کے اتحادی ہیں، تو ہم تینوں اس وقت حکومت کے دوست بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو اس وقت ہمیں کسی اپوزیشن سے تو شکوہ کرنا نہیں ہے، ہم نے خود عوام میں اعتماد جو ہے ہم نے خود بحال کرنا ہے، ہم نے خود راستے دکھانے ہیں۔ میں کہتا ہوں ایک شروعات ہم نے شروع کی ہے، آگے چلیں گے اعتماد کے ساتھ، عوام خود بخود ہمارے اوپر ٹرسٹ کریں گے، باہر والے بھی ہمارے اوپر ٹرسٹ کریں گے، تو یہ سلسلہ جو آگے چلے گا۔ لیکن یہ جو آوازیں ہیں میں نہیں چھڑاں گا، یوں کر دیں گے، گزارش یہ ہے کہ اگر ہم بہتر طریقے سے کچھ ہم ڈیلیور کر پائیں گے، اس وقت جو عوام کی جو پوزیشن ہے، ملک کی معیشت کی جو صورتحال ہے، اگر اس میں ہم کسی قسم کا، میں سمجھتا ہوں کہ کوئی کارکردگی کا مظاہرہ کر جاتے ہیں جو کہ ہمیں کرنی چاہیے، اور یقین بھی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ کچھ نہ کچھ عوام کو نظر، ابھی بھی اگر آپ دیکھ لیں اسٹیٹ بینکس کے جو فیکٹس اور فگرز آ رہے ہیں، اس میں سمجھتا ہوں کہ اب سلسلہ جو نیچے کی طرف مہنگائی جو ہے وہ جانی شروع ہوگی، اور ابھی تو کیا 2 مہینے ہوئی ہیں، آگے چل کے آپ دیکھیں بہتری کی طرف ہم انشاءاللہ تعالیٰ جائیں گے۔ آپ ایک اسٹارٹ دیں، آپ نیت پہ رکھیں، یہ ہمارا ملک ہے اور رہنے کے لیے بنا ہے، اور ہم نے اس کو قائم دائم رکھنا ہے۔ اگر ہم پارلیمنٹیرینز جو ہیں وہ بھی اگر اس بات پہ شکوک و شبہات کا اظہار کریں گے تو جنرل پبلک تو مایوس ہو جائے گی۔ اور میں آپ کو ایک بات کی یقین دہانی کرائیں کہ پاکستان جو ہے وہ خود مختار ملک ہے۔ ہمیں چائنا کو دیکھ لیں تو چائنا ہمارے پاس انویسٹمنٹ کر رہا ہے، ایران کے پریزیڈنٹ صاحب کو دیکھیں تو پچھلے دن پاکستان میں وہ ہو کر گئے ہیں۔ اسی طریقے سے اگر آپ سعودیہ مسلم ممالک جو ہیں وہ یہاں پہ انویسٹمنٹ کرنے کے لیے اگر کوشاں ہیں یا انہوں نے خواہش کا اظہار کیا ہے، تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو پارٹیز جو قیادت اس ملک کو اس وقت ہیڈ کر رہی ہے ان میں ان کا اعتبار ہے، تبھی کوئی کسی کے پاس جاتا ہے جہاں پہ ان کو امید نظر آتی ہے۔ تو اس کے اوپر آپ اچھی خواہش رکھیں، اور میں یہ یقین دہانی کراتا ہوں کہ موجودہ چونکہ کسی ایک پارٹی کی گورنمنٹ یقینی طور پہ ہے، لیکن اس کے ساتھ باقی ہم لوگ جو ہیں جڑے ہوئے ہیں، اور ہم بھی ان کے اوپر نظر رکھیں گے جس طریقے سے اپوزیشن نظر رکھتی ہے، اور انشاءاللہ تعالی ملک میں بہتری ہوگی اور حالات ہمارے بہتری کی طرف رواں ہیں اور بہتر ہوں گے۔ رجوانہ صاحب، میں پھر آپ کی طرف بھی وہی سوال جو آپ سے ہی، میں آپ کے گفتگو سے ہی نکلا کہ مجھے انفرادی سطح پہ جو میں محنت سے کوسوں دور ہو گیا ہوں، اور بس یہ کہ میرا کارڈ بنا دو، مجھے یہ وظیفہ لگ جائے، میں کچھ کروں نہ، جھوٹ بولوں، تماشے کروں، اور یہ کرتے یہ ہمیں اپنے عوام کو، قوم کو بھی، تو یہ میں سب کو نہیں کہہ رہا لیکن جو ہے ایسے ان کو بھی تو ٹریک پہ لانا ہوگا نا، اس کا کیا طریقہ اختیار کریں گے؟ دیکھیں جی، یہ جو ٹریک والی بات کر رہے ہیں نا، اس کے پیچھے ہمارے سیاسی نعرے، یہ سیاسی نعرے ہیں نا جن باتوں کی آپ نے بات کی ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ اپنے ملک کے غریبوں کو تحفظ بھی دیں، روزگار بھی دیں، اور ان کو بھکاری بنانے کی بجائے ان کو کارآمد شہری بنائیں۔ ان کو امداد ضرور کریں، مطلب بے نظیر انکم سپورٹ سکیمیں اور چیزیں ہیں، مگر ساتھ ساتھ ان کو آپ جیسے اخوت ایک تنظیم ہے وہ قرض حسنہ دیتی ہے، ڈاکٹر امجد ثاقب صاحب میرے ذاتی دوست ہیں، تو ان کا قرض حسنہ کی واپسی جو ہے وہ 99%۔ تو کیا ہی بہتر ہو کہ ہم امداد ضرور کریں اپنے غریبوں کی، مگر ساتھ ساتھ ان کو کارآمد شہری بنائیں، خواتین کو بھی
और मर्दों को भी। दूसरी बात ये है कि हमें सियासतदानों को इलेक्शन के लिए झूठे नारों का सहारा नहीं लेना चाहिए, और अवाम को सब्ज बाग दिखाते दिखाते 75 साल हो गए, अवाम वहीं की वहीं बल्कि बहुत पीछे चली गई। ठीक है, तो अब हमारे लिए जो इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट है उसके लिए हमारे लिए बहुत मुश्किलात भी है। देखिए, मैं अब ईरान के सदर पाकिस्तान के दौरे पर आए, ठीक है जी। अब ईरान के साथ हमारी गैस पाइपलाइन का इशू बहुत सीरियस फंसा हुआ, ठीक है, और वो कई दफा उसकी मियाद में तोसी हो चुकी है। ईरान ने अपने हिस्से की कुछ 100 किलोमीटर अपनी पाइपलाइन बिछा दी है, आगे पाकिस्तान में बिछनी है, मगर वो अमेरिका की सैंक्शंस हैं और इंटरनेशनल कंपनियां वो पाइपलाइन बिछाने के लिए टेंडर में हिस्सा नहीं ले सकती, और हम टेंडर कॉल नहीं कर सकते। बड़ी इंपॉर्टेंट गुजारिश कर रहा हूँ, इट डिपेंड्स ऑन अवर डिप्लोमेसी। हमें अब फॉरेन अफेयर्स में और डिप्लोमेसी में ये काम करना पड़ेगा, और ये हमें लॉबिंग करनी पड़ेगी अमेरिका के साथ कि प्लीज ट्राई टू ड्रॉ ए लाइन। आपके ईरान के साथ नाराजगी होगी, मगर हमारा ईरान हमसाया है, मुस्लिम मुल्क है, हमारी गैस पाइपलाइन जो है वो रुकी हुई है, हमारे मुल्क में गैस के ज़खायर खत्म हो रहे हैं, इंडस्ट्री के पास गैस नहीं है, LNG पे हम जो है ना बिजली घर चला रहे हैं, जिससे कॉस्ट बढ़ जाती है बिजली की प्रोडक्शन की, अल्टीमेटली हमारी इंडस्ट्रियल कॉस्ट बढ़ जाती है, इंडस्ट्रियाँ बंद हो रही हैं, दुनिया के साथ हम compete नहीं कर सकते। इस पर बड़ी मेहनत तलब बात है। अगर ये ना हुआ तो खुदा न खास्ता 18 अरब डॉलर के लिए ईरान किसी वक्त भी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जा सकता है। नंबर 2, ये फॉरेन इन्वेस्टमेंट की बात कर रहा हूँ, और बात चली है हमारे सऊदी ताजर साहिबान की आमद पर। CPEC है, CPEC पर भी हमें इंटरनेशनल डिप्लोमेसी और लॉ एंड ऑर्डर के लिए बड़ा काम करना पड़ेगा। आप देखिए कि जितने चाइनीज प्रोजेक्ट्स हो रहे हैं तो उन पर हर जगह में बिला मुबालगा हमले हुए हैं, ठीक है ना जी। तो फौज ने बड़ा तावन किया, लॉ एनफोर्सिंग एजेंसीज ने भी किया, मगर साथ साथ हमें इन चीजों पर काम करने के लिए बहुत मजीद मेहनत तलब है। इसके लिए CPEC पे सिर्फ अभी तक रोड इंफ्रास्ट्रक्चर बना या कुछ बिजली के कारखाने लगे, उन्होंने इंडस्ट्रियल जोन बनाने थे, अब वो एग्रीकल्चर में भी इंटरेस्टेड है, ठीक है जी, कॉर्पोरेट एग्रीकल्चर में। तो एक बड़ी यूनिफॉर्म पॉलिसी चाहिए जिसमें सारी जमातें, पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट में सब जमातों की नुमाइंदगी है, ठीक है ना जी, सारे पार्लियामेंट में एक फैसला कर लें, ये मुल्क इंशाल्लाह रहेगा, इस मुल्क की इसकी हरियाली भी रहेगी, इसके मैदान भी रहेंगे, इसके पहाड़ भी रहेंगे, और ये तो जब से ये पाकिस्तान बना या उससे पहले दुनिया वजूद में आई, ये सारी चीजें पाकिस्तान में थी और इंशाल्लाह रहेंगी। तो टैलेंट भी बड़ा है, उसको स्ट्रीम लाइन करने की एक कमी है, और इसी वजह से हमारा जो है ना टैलेंट वो साइफन ऑफ हो रहा है, पाकिस्तान से बाहर जा रहा है, पैसे बाहर जा रहे हैं। तो हमें अट्रैक्शन पैदा करनी चाहिए कि अपना इन्वेस्टर भी यहाँ इन्वेस्ट करे और बाहर के इन्वेस्टर भी आए, बाहर के इन्वेस्टर भी आए। नाज़रीन, मुझे यहाँ एक छोटा सा ब्रेक लेना होगा। ब्रेक के बाद जब वापस आते हैं तो मज़ीद बातें करते हैं कि इनफरादी सतह पे, इज्तिमाई सतह पे, लेकिन ये बैनुल-अक़वामी सतह पे हमें अपनी इमेज को बेहतर बनाने के लिए मज़ीद क्या क्या करना होगा। छोटा सा ब्रेक है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। स्टे विद अस। परदेश में बसने वाले पाकिस्तानियों के लिए PTV का एक खास तोहफा। अब सिर्फ UK और USA में ही नहीं, दुनिया के किसी भी कोने से आप PTV ग्लोबल की नशरियात देख सकते हैं। PTV ग्लोबल ऐप के जरिए, जहां आपको मिलेगी चैनल की लाइव स्ट्रीमिंग प्रोग्राम्स का हफ्तावार शेड्यूल और प्रोग्राम लाइब्रेरी। तो चाहे अपना पसंदीदा ड्रामा देखना चाहें, कोई शो या डॉक्यूमेंट्री, ये सब किसी भी वक्त आपके मोबाइल फोन, टेलीविजन या लैपटॉप पर अवेलेबल है। तो अभी डाउनलोड करें PTV ग्लोबल मोबाइल ऐप और परदेश में पाएं अपने देश का कंटेंट। क़याम पाकिस्तान से आज तक हमारी कहानी, हमारी तारीख इबारत है एक जहदे मुसलसल से। दुश्मन की मुसल्लत की गई जंगें,
दहशत गर्दी का नासूर, एटमी कुवत बनने पर लगाई गई बंदिशें, कुदरती आफात और सियासी बदअमनी। पाकिस्तान और पाकिस्तानियों ने इन सब मुश्किलात को शिकस्त दी है, तो हम फिर क्यों ना आगे बढ़ें एक होकर। मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी के मौके, सीपेक जैसे मंसूबों के इम्कानात, हमारे नौजवान, कितनी वजह हैं हमारे पास पुर-उम्मीद रहने की। आए मिलकर उम्मीद के दिए जलाएं, रोशन मुस्तकबिल के लिए। बिलीव इन योरसेल्फ, बिलीव इन पाकिस्तान। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने फरमाया, इस्लाम की तारीख उलुल अज़मी, हौसले और मुस्तकिल मिजाजी की मिसालों से भरी पड़ी है। बस मुश्किलों, रुकावटों और मुसीबतों के बावजूद आगे बढ़ते जाओ। वेलकम बैक नाजरीन, आप देख रहे हैं चौथा सुतून। मैं हूं जवाद फैज़ी। मेरे साथ तशरीफ़ रखते हैं स्टूडियोज़ में जनाब सेनेटर शहादत अवान, फ़ोन लाइन पे हमारे साथ हैं जनाब मलक रफ़ीक रजवाना, और हमारे साथ कराची से हैं सेनेटर खालिदा अतैयब साहिबा। खालिदा साहिबा, ये फरमाइएगा कि हमने माजी में बड़ा सुना, ओए ओवरसीज़ वालों ये ना करना वो ना करना, कितनी अहमियत के हामिल हैं ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़, जो हमारा इमेज वहाँ पे हमने मक्का और बल्कि मदीना में भी देख लिया, फिर लंदन की सड़कों पे भी देख लिया। क्या करना चाहिए उनको पाकिस्तान के आला अरफा सफ़ीर बनाने के लिए? देखिए, हमारे मुल्क के जो लोग बाहर मुलाजमतें कर रहे हैं, अपने घर को छोड़कर पाकिस्तान को बहुत बड़ी तादाद में सरमाया फराहम कर रहे हैं रिमिटेंस की सूरत में जी। तो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ एक बहुत हमारी बड़ी ताकत हैं। हमें उन्हें सहूलतें देनी चाहिए, हुकूमती सतह पर भी सहूलतें देनी चाहिए, और हमें उन्हें इस बात का एहसास दिलाना चाहिए कि बहुत मुखलिस पाकिस्तानी वो हैं। क्योंकि देखिए, जो अभी एक न्यूम शहर वहाँ पर कायम हो रहा है सऊदी अरब में। खालिदा भी मैं एक ये सवाल जरूर साथ शामिल करना चाहूँगा। एक सवाल, दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं, वो ममालिक जहाँ पे मजदूरी करने गए हुए हैं और कुछ वो ममालिक जहाँ की शहरियत ले ली गई है, हलफ दे दिया गया है कि खुदा ना खास्ता मेरा चूज़न कंट्री कल को मदरलैंड पे हमला करेगा तो मैं इसके साथ होऊंगा। ये थोड़ा सा फ़र्क है, वो भी थोड़ा सा ज़रा बता दीजिएगा, वाज़े कर दीजिएगा। देखिए, वो फ़र्क इस लिहाज से है कि जो लोग गए हैं और उन्होंने वहाँ नेशनलिटी ले ली है, उसके बावजूद जो उनके वो एक सरमाया पाकिस्तान को भेजते हैं, उसमें कोई शक नहीं कि वो पाकिस्तान छोड़कर जरूर गए हैं। देखिए, कुछ लोग मुलाजमत के सिलसिले में गए हुए हैं और कुछ लोग ऐसे गए हैं जिन्होंने वहां नेशनलिटी ले ली है। उनमें हमें फर्क तो करना चाहिए, लेकिन बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी वो भी हैं, लेकिन शायद कुछ मजबूरियां, शायद कुछ ऐसे मामलात उनके थे जिसकी वजह से उन्होंने वहां की नेशनलिटी ज्वाइन की। लेकिन हमारे लिए वो इस लिहाज से ज्यादा अहम है कि वो आज भी पाकिस्तान के ना सिर्फ हमदर्द हैं, बल्कि पाकिस्तान के लिए अच्छी सोच रखते हैं और पाकिस्तान को एक बड़ी तादाद में सरमायाकारी एक लिहाज से कहना चाहिए कि वो पाकिस्तान के लिए कर रहे हैं। हमें ये भी सोचना चाहिए कि हमें मजीद पाकिस्तानियों को बाहर भेजने के लिए
सऊदी अरब के हवाले से बात हो रही है तो मैं वहीं के एक शहर की बात करूंगी कि न्यूम के नाम से वहां पर एक शहर कायम हो रहा है जहां स्किल्ड और नॉन स्किल्ड लोगों की बहुत बड़ी तादाद में जरूरत है। बिल्कुल है, हमें उस पर भी काम करना चाहिए। हमें बहुत बड़ी तादाद में पाकिस्तानियों को जो स्किल्ड पर्सन्स हैं, जो नॉन स्किल्ड पर्सन्स हैं, उनको वहां भेजना चाहिए। अभी सऊदी अरब से हमारे तिजारती ताल्लुकात में बहुत बेहतरी आ रही है और सऊदी अरब हमारे साथ एक अच्छे तिजारती मामलात लेकर चल रहा है। तो हमें इस मौके पर इस चीज़ को भी सामने रखते हुए इस पर काम करना चाहिए कि हमारे यहाँ के वो तमाम लोग जो हमारे लिए एक बेहतरीन सरमायाकार वो हो सकते हैं हमारे लिए, तो बेहतरी ज़रूरी है कि हमें उनको वहाँ स्किल्ड और नॉन स्किल्ड पर्सन्स को वहाँ पर भेजा जाए और ताकि वो हमारे मुल्क में सरमायाकारी करें, हमारे मुल्क में रेमिटेंस भेजें और हमें एक मजबूत मईशत फराहम करें, क्योंकि पाकिस्तान को अभी एक मजबूत मईशत की ज़रूरत है। हमें सिर्फ ये नहीं सोचना चाहिए कि दूसरे मुल्क हमें कर्जा दें, IMF कर्जा दे, या हमें दूसरे मुल्क आएँ और हमारे मुल्क में अपना सरमाया लगाएं। हमें अपने मुल्क के लोगों को की खपत वहाँ करनी चाहिए ताकि वो लोग अपने मुल्क के लिए सरमाया साबित हों, सरमाया भेज सके। शहादत अमान साहब, चूँकि मैं अभी इसके बाद के राउंड में बात करूँगा कि हमने ज़राअत को, किसानों को, काश्तकार को कैसे फैसिलिटेट करना है। अभी ओवरसीज़ की बात अगर हो गई तो सादिक खान लंदन के मेयर बनते हैं तीसरी दफ़ा। अब जो मैंने बात बेसिकली जो मैं आप ही से सवाल कर रहा था, चले मैं दोबारा दोहरा देता हूँ। उसमें दो बंदे खड़े मैं देख रहा हूँ कि एक तरफ पाकिस्तानी खड़े हैं तो एक तरफ यहाँ के एक महात्मा खड़े थे जो गोल्ड स्मिथ के साथ खड़े थे कि पाकिस्तानी निजात ना होए, एक्स वो हो जाए। मैं एक्स वाले ट्विटर की बात नहीं कर रहा। लिहाजा ये जो हमने वहाँ पे भी बीज बोए कि नहीं पाकिस्तानी रहन दो, इनको वोट दे दो, तो हमने भी तो कुछ गलतियाँ तो की हैं ना। देखें फैज़ी साहब, सबसे पहली बात तो ये है कि आटे में नमक जो है, तमाम जितने ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं उसमें हर जगह अच्छे बुरे होते हैं, लेकिन वो बहुत एक कलील मिकदार में आज का मीडिया है उसको ज़्यादा दीदा दानिस्ता मैं समझता हूँ कि जो पाकिस्तान दुश्मन अनासर हैं उसको हाईलाइट बहुत ज़्यादा करते हैं। ऐसी पोजीशन, इतनी ख़राब सिचुएशन पाकिस्तान की नहीं है जिस तरीके से इसको पेंट किया जाता है। पहली बात तो ये है। और पाकिस्तानी जहाँ पर भी हैं, पाकिस्तानियों ने पाकिस्तान का नाम हमेशा रोशन किया है और दुनिया का कोई ऐसा खित्ता नहीं है जहाँ पर आपको आपके पाकिस्तानी जो हैं वो नज़र ना आए। और यही वजह है, आप किसी मैदान में देख लें, एजुकेशन में आप देख लें, साइंस में देख लें, हर जगह देखें तो हमारा कहीं ना कहीं इल्हाक बनता है और लोग हमें चाहते हैं। तो लिहाजा इस पे परेशान पशेमान होने की कतई ज़रूरत नहीं है। फ़िक्र करने की यकीन ज़रूरत है कि जो चीदा लोग भी हैं उनका अगर सही तरीके से मुहासबा किया जाए, और मैं समझता हूँ कि वक्त खुद ब खुद जो है ऐसे लोगों को रौंद कर रख देता है। तो हमें उस तरफ नहीं देखना चाहिए, हमें आगे बढ़ने के लिए हमें सोचना चाहिए। बाकी उसके बाद आपने पाकिस्तान की मईशत पे बात करें, आपको किसान की बात कर रहे थे, आपने जो किसानों के यकीनी तौर पे मैं समझता हूँ किसानों के हालात पर बात करना चाह रहे होंगे या किस सिलसिले से हमें क्या बेहतरी ये है कि देखिए जी, मैं आपको गुज़ारिश सूरत हाल ये करूँ, पाकिस्तान एक ज़रूरी मुल्क है और आप इसमें देखें कि 1998 में इंडिया जैसे मुल्क में वहाँ के बैंक्स जो हैं उन्होंने एक प्रोग्राम दिया एहसान कार्ड के नाम से, जिसको बाद में 2021 में पाकिस्तान में शुरू किया, अब पंजाब में शुरू है और सिंध तो एक कदम आगे चला गया है कि जो ख़ासकर जो सैलाब से मुतासरा जो फार्मर्स हैं उनकी मदद के लिए जो है वो एक उनकी हेल्प करने के लिए, ताकि वो बीज लेने के लिए, खाद लेने के लिए, डीजल लेने के लिए और बहुत किस्म की उनको ज़रूरतें हैं वक्त के ऊपर वो पूरी करने के लिए उनकी मदद की जा सके। लेकिन एट द सेम टाइम जिस तरीके से मलिक साहब ने बात की है कि हमें का मतलब है पार्लियामेंट को, पॉलिटिशियंस को इस वक्त ये देखना है कि किस तरीके से चीज़ों को हम बेहतर करें। मैं ये कहता हूँ कि हम हमेशा जो है, जो आजकल जिस तरीके से इशू बना हुआ है कि गंदम इंपोर्ट क्यों की गई, वही बात ये है कि ज़रूरी मुल्क में गंदम की पैदावार नहीं हो रही थी, तो वो एक अलग इशू है कि क्यों की गई और किससे इंपोर्ट करवाई गई
آج بھی ہو رہی ہے، پہلے ہوتی ہے، اس کو چھوڑ دیں. لیکن الحمدللہ ہمیں اس بات پر ہمیں شکر گزار ہونا چاہیے کہ ہمیں اللہ نے پیداوار دی. ہمارے زرعی ملک میں کسانوں نے اتنی گندم پیدا کی کہ آج ان سے گندم لینے والا کوئی نہیں ہے. گو کہ پالیسی کا بھی اس میں دخل عمل ہے، لیکن یہ بات تو ہے کہ جتنی ہماری ڈیمانڈ ہے اتنی پروڈکشن ہم جو ہے کر چکے ہیں. اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ بجائے ہم کسانوں کو، ٹھیک ہے ہمیں کسانوں کو فیسیلیٹیٹ کرنا چاہیے، لیکن ایک طبقہ ایسا ہے کہ جو ہمیشہ ان کے میں درپے رہتا ہے کہ آپ کسان جو ہیں ان پہ ٹیکسز کیوں نہیں لگاتے، کسان جو ہیں ان کو یہ جو سہولیات دی گئی ہیں آپ وہ کیوں نہیں کرتے. میں کہتا ہوں کہ اگر ہم صرف اس کو ایگریکلچر کا جو ایک ہمارا حصہ ہے اس کو کر لیں تو وہی آپ کی ٹیکسٹائل کو بھی وہی فیڈ کرتا ہے. کہ کپاس پاکستان میں دیکھ لیں، اگر ٹیکسٹائل میں پاکستان کا نام ہے تو آپ کی زراعت کی وجہ سے ہے. اگر کسانوں کو ان کی ڈیو رسپیکٹ دیں، ان کو آپ فیسیلٹیز دیں، تو اس میں تو کوئی دوسری بات نہیں ہے کہ وہ اتنی پروڈکشن آپ کو دیں گے کہ بجائے امپورٹ کرنے کے آپ کو ایکسپورٹ کرنی پڑے گی. اب اس کے لیے آپ کیا کیا کریں اور کیا نہ کریں. تو میں آپ کو یہ کہتا ہوں کہ یہاں پر اگر آپ یہ دیکھ لیں کسان کو بنیادی طور پہ اس کی ضرورت کیا ہے جی، کہ اس کے پانی کے جو مسئلے ہیں وہ سیدھے ہونے چاہیے، ٹیل تک پانی جو ہے وہ پہنچنا چاہیے. آپ کا آبپاشی کا جو نظام ہے وہ بہتر ہونا چاہیے. آپ کا ڈیم کا جو سلسلہ ہے وہ بہتر ہونا چاہیے. ان کا آبیانہ اور ریونیو کا سلسلہ جو ہے اس کو آپ پیش نظر رکھیں. اس کے علاوہ ڈیزل جو ان کو آپ دیتے ہیں جہاں پانی نہیں ہے وہ سبسڈی وہاں پہ آپ کو دینی چاہیے. جو کھادیں آپ کو ان کو دیتے ہیں بر وقت ان کو کھاد خریدنے کے لیے یا بیج لینے کے لیے ان کو اگر آپ مدد کرتے ہیں تو وہ حکومت کرے گی تو وہ آپ کو خود کفیل کر دیں گے. لیکن اس طرف ہماری توجہ بہت کم ہے. اگر آپ دیکھیں فیضی صاحب، ایک زمانہ ہوا کرتا تھا مختلف جگہوں پہ بیج جو ہیں ان کے اوپر ریسرچ کرنے کے لیے انسٹیٹیوٹ ہوا کرتے تھے. ابھی کبھی آپ نے نام سنا ہے کہ لوگ جو ہے چائنا سے فلاں جگہ سے بیج جو ہیں، ملک صاحب خود بہت بڑے زمیندار ہیں، وہ جانتے ہوں گے کہ باہر کے بیج جو ہے مارکیٹ سے مہنگے داموں خرید کر لوگ جو ہے کاشت کر رہے ہیں. اس طرف ہم توجہ جو ہے وہ بالکل قطعی طور پہ جو ہے ہماری توجہ اس طرف نہیں ہے. تو میں یہ کہتا ہوں کہ اسی طریقے سے زرعی آلات جو ہیں پاکستان میں ان کی پروڈکشن کے لیے وہاں پہ سبسڈی دیں، ان کو آپ انکریج کریں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ مٹی بڑی زرخیز ہے اور ہم انشاءاللہ تعالیٰ دنیا کو جو ہے نا ہم مدد کرنے کے لیے ہم رہیں گے، بجائے اس کے کہ اپنے لوگ جو ہیں وہ احتجاج کریں کہ ہماری پروڈیوس کوئی نہ لیں. اور یہ چیزیں ہوں کہ جی ایسی صورتحال میں وہ والی چیز کہ جو میں سمجھتا ہوں کہ کسی حد تک آج کل میڈیا میں یہ آ رہا ہے کہ وہ لوگوں کے لیے مضر صحت یا اس معیار کی نہیں ہے جو ہمارے پاس چیز ہوتی ہے. تو بھائی بات یہ ہے کہ ہم سیاستدانوں نے ایسی چیزوں جو ہے نا ان کا خاتمہ کریں گے تو یہ ملک آگے چلے گا. اس میں خالی ول کی ضرورت ہے. باقی میں سمجھتا ہوں ہمارے اندر جو ہیں ہر قسم کی جو ہے اہلیت، خصوصیت، نیت سب چیزیں شامل ہیں. اور کمی بیشی اگر ہے تو اس میں تو یہ کہوں گا کہ ہم لیڈران کی، ہم پولیٹیشنز جو ہیں ان کو اپنے آپ کو جو ہے نا صحیح کرنے کی شدت سے ضرورت ہے. اور نہیں ہوگی تو یہ عوام اگر یہ سسٹم صحیح رکھے گا تو جیسے دنیا میں صحیح ہوتا جا رہا ہے پاکستان میں بھی صحیح ہوتا ہے انشاءاللہ. رجوانہ صاحب جس طرح عوان صاحب فرما رہے ہیں کہ اس میں پولیٹیشین بلکہ میں سب سے پہلے تو کہوں گا میڈیا کے ذرا سی چیز کو کہاں سے کہاں اٹھا کے لے جاتا ہے. فیک نیوز ہمارے ادارے ہوں، شہداء ہوں یا پاکستان کا امیج ہو، اس پہ ایسی چیزیں آ جاتی ہیں. کیا کرنا چاہیے اس حوالے سے؟ میڈیا کی کتنی ذمہ داری ہے؟ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کسانوں کا مسئلہ ہر سال کیوں سامنے آتا ہے جی؟ کہاں سے سرا پکڑنا چاہیے؟ میرے بس میں ہونا جی تو میں کوئی 3-4 چینل جو ہے نا ایسے لانچ کروں جو لوگوں کو حقائق کریں اور لوگوں کو بتائے کہ حقائق کیا ہے اور فیک نیوز کیا ہے. ٹھیک ہے جی، ہم آزادی اظہار رائے کی تو بات کرتے ہیں، آرٹیکل 19A ہے، شہادت عوان صاحب بخود سمجھتے تو ضروری ہے. مگر بات یہ ہے کہ کسی بھی آپ بنیادی حق کو دیکھ لیں، حقوق کو دیکھ لیں تو تقریباً لکھا ہوتا ہے سبجیکٹ ٹو ریزنیبل ریسٹرکشنز امپوزڈ بائی دی لا ان فورس. اس پر قانون کے مطابق پابندی لگ سکتی ہے. ٹھیک ہے جی. تو ابھی بات آپ زراعت کی کر رہے تھے، شہادت صاحب زراعت پر کافی گفتگو فرما رہے تھے. بات یہ ہے بیج کی بات ہو رہی تھی. آج تک
हम कपास, हमारा इलाका यहाँ कपास का बागात का है, कपास का बीज जो है ना वो हम नहीं बना सकते, ठीक है जी। मगर इसके बावजूद मैं समझता हूँ कि इस मुल्क को किसान का एहसानमंद होना चाहिए। हर क्राइसिस में किसान इस मुल्क को बचा लेता है, ठीक है। अब गंदम इंपोर्ट हुई है ना तो किसान खड़ा हो गया है कि मैंने तो गंदम इतनी पैदा की है, आपने क्यों इंपोर्ट की, राइट। इसी तरीके से एडिबल ऑयल है जिस पर हमारा इंपोर्ट बिल जो है कई करोड़ों डॉलर पे होता है। एडिबल ऑयल के लिए भी इंसेंटिव होना चाहिए, बीज होने चाहिए, ठीक है जी। तो एक ऐसी पॉलिसी, और मैं समझता हूँ कि तमाम बीमारियों का हल पार्लियामेंट है। पार्लियामेंट में आप अपने तनाजे खड़े करते रहते हैं और लोगों की बात भूल जाते हैं, ठीक है। मैं आपको दावे से कहता हूँ, शहादत अवान साहब भी पार्लियामेंटेरियन है, 2 दफा मैं भी रहा हूँ। आप नेशनल असेंबली के दरवाजे के बाहर खड़े हो जाए, आप जो है ना किसी सूबाई असेंबली के दरवाजे पे, और जितने हमारे मेंबरान हजरात उनसे माजरत के साथ फाइलें होंगी उनकी आप इंस्पेक्शन शुरू कर दे तो शायद उन फाइलों में कोई 2-4% होंगी जो नेशनल पॉलिसी या प्रोविंशियल पॉलिसी के बारे में होंगी। नहीं तो अपने अपने हलके को आइंदा के लिए उसको री इलेक्शन के लिए मजबूत करने की फाइलें होंगी, बिजली का कनेक्शन होगा और बातें होंगी। तो मैं ये समझता हूँ वो भी अपनी जगह पे हैं। अगर हम कॉन्स्टिट्यूएंसी ओरिएंटेड रहे, जैसा कि हर मुंतखब नुमाइंदा करता है और उसका फर्ज है अपने इलाके का ख्याल करे, मगर साथ ही नेशनल इश्यूज पे कंट्रीब्यूट करना चाहिए। और मैं समझता हूँ बतौर पार्लियामेंटेरियन कि जो हमारी स्टैंडिंग कमेटीज हैं उनमें नुमाइंदगी अगर बहुत काबिल लोगों की हो और वो स्टैंडिंग कमेटी अपना पूरा काम करे, दुनिया में देख ले, अमेरिका में देख ले, उनका बड़ा रोल है, तो वो पॉलिसीज बना के पार्लियामेंट में पेश कर सकती हैं, ठीक है। अभी तक तो हम अदलिया की आजादी की बातें कर रहे हैं, हम कारोबार की बातें कर रहे हैं, हम महंगाई की बातें कर रहे हैं, हम बेरोजगारी की बातें कर रहे हैं। अब हमारे पास ऑनेस्टली वी आर लेफ्ट विद नो ऑप्शन, ना हमारे पास वक्त है ना हमारे पास सकत है। तो अब भी अगर हम इकट्ठे ना हुए तो फिर अब पछताए क्या हुआ जब चिड़िया चुग गई खेत। अल्लाह न करे ऐसी बात हो। तो मुझे तो मेरे मुल्क के लिए काम करना है, बाद में मेरी पार्टी है, बाद में मेरी सियासत है, अपने मुल्क के लिए काम करना है मुझे। तो इसलिए बहुत से मसाइल है, मगर कंसिस्टेंसी चाहिए। आइए मिल के बैठते हैं। पार्लियामेंट जो खड़ी है किस लिए खड़ी है? अवाम के नुमाइंदा पार्लियामेंट। जी खालिदा तैयब साहिबा, आप मलिक साहब बार बार यही जो बात कर रहे हैं कि जो जिम्मेदारान हैं वो हम में से ही हैं। मीडिया की भी हमने बात की, पार्लियामेंटेरियंस की पॉलिटिशियंस की। क्या कहेंगी मीडिया के हवाले से, जिम्मेदारी कैसे ये करेगा? अगर कोई मसला होता तो फिर फटाफट मलिक साहब जिस तरह कहते हैं आज़ादी इज़हार राय पे कत्ल की बातें शुरू हो जाती हैं। जी जी जी, मीडिया के हवाले से आपने बात की तो मैं समझती हूँ कि देखिए मीडिया से पहले तो हमें अपने तौर पर यह डिसाइड करना चाहिए कि ये किसान का तनाज़ा शुरू कैसे हुआ। ये आप देखिए, हम ज़रई मुल्क हैं और ज़राअत पर जब टैक्स लगाने की बारी आती है, जब टैक्स के नेटवर्क में लाने की सबको बारी आती है तो ज़राअत को उससे अलग कर दिया जाता है। इसमें कौन लोग मुलविस हैं? दूसरे, गंदम की जब बात हो रही है तो गंदम हमारे इस्तेमाल से ज्यादा था, आवाम के इस्तेमाल से ज्यादा था। बाहर से वो गंदम किसने मंगवाया? सिर्फ सेक्रेटरी ज़राअत को मुअत्तल कर देने से मसला हल नहीं हो जाएगा। ये पूरी एक चेन है। देखिए, हर साल पाकिस्तान को किसी एक तनाज़े में उलझा दिया जाता है। इससे पहले एक तनाज़ा खड़ा हुआ था, मैं उसका नाम नहीं लेना चाहूंगी आपसे, लेकिन अब इस साल जो पाकिस्तान को गंदम के तनाज़े में घेरा गया, उसमें कौन लोग मुलविस हैं? ये नेटवर्क है बाकायदा, ये एक प्लानिंग के जरिए हुआ है कि मुल्क में ज़रूरत के मुताबिक मौजूद होने के बावजूद गंदम, हमें बाहर से गंदम क्यों मंगवानी पड़ी और किसानों को वो अपनी गंदम जो अपने मुल्क में पैदा की हुई है उसे अर्जा कीमतों पर क्यों बेचना पड़ा। आज जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं वो उनसे बहुत कम कीमत पर किसानों से, वो किसान सड़कों पर बैठे हुए हैं कि हम अपने आप को आग लगा लेंगे, इसलिए कि उनके पास उस गंदम को बेचने के लिए कोई मार्केट नहीं मिल रही, उन्हें उनके पास कोई जगह नहीं है।
तो उनसे अर्जा कीमतों पर वो गंदुम ली जा रही है। ये पूरा एक माफिया है। मैं इस बात के लिए पुरजोर आपसे इल्तिजा करूंगी कि मीडिया को अपना रोल अदा करना चाहिए और उन लोगों को बेनकाब करना चाहिए जो इस पूरे मामले में इन्वॉल्व हैं। नहीं, मीडिया की जब बजाय, हमारे पास गंदुम पूरी थी, मीडिया की बजाय मैं तो समझता हूँ पार्लियामेंट जी, ज़्यादा जी। बड़ा प्लेटफॉर्म है, अहम प्लेटफॉर्म है कि वहाँ ये बात करके फिर मीडिया को बताया जाए कि ये हुआ है। आपने बिल्कुल सही कहा। जब हम एक जमहूरी मुल्क हैं और हमारे पास पार्लियामेंट का फोरम मौजूद है, Yes. तो हमें पार्लियामेंट में इस बात को डिस्कस करना चाहिए। और ना सिर्फ डिस्कस करना चाहिए बल्कि अभी जैसे रजवाना साहब ने भी कहा और मेरे भाई शहादत ऐवान साहब ने भी कहा कि हमें स्टैंडिंग कमेटीज को बहुत पावरफुल बनाना चाहिए जो इस बात पर कंसंट्रेट करें और इस Yes. बात को पार्लियामेंट में Yes. डिस्कस करें कि कौन लोग हैं जो इस पूरे प्रॉब्लम में, जो इस पूरे माफिया का हिस्सा बने, बढ़ोतरी का बायस हमें उन्हें बेनकाब करना चाहिए। ये करना पड़ेगा। अच्छा, ताकि आइंदा जी हाँ, आइंदा उन लोगों की हौसला शिकनी की जा सके जो लोग इस तमाम कारोबार में। वो जरूरी है। शाहजहां फैजी साहब, मैं एक बात जो है वो आपको थोड़ी सी, चूँकि मेरा एक एक्सपीरियंस है छोटा मोटा, मैं चंद एकड़ का ज़मींदार हूँ, तो हमेशा ये जो बात की जाती है ना जी कि ज़मींदारों पे टैक्स लगाया जाए, तो सबसे पहली बात तो ये है, मैं कहता हूँ कि जो आदमी पाकिस्तान का रहायशी है जिसकी आमदन जो है काबिले टैक्स इनकम है, उस पर टैक्स लगना चाहिए। खा वो, मैं समझता हूँ, जूते का काम करता हो, खा वो ज़मींदारा करता हो, या वो ज़रूरी आलात बनाता हो, या वो बीज बेचता हो, या बीज बड़ी तक लेके जाता हो, जिसकी आमदन जो है टैक्सेबल है उस पर टैक्स लेना चाहिए। ये बड़ी अजीब बात है कि इस मुल्क में टैक्स देने वाले सिवाय जो तनख्वाहदार तबका है, उसके अलावा देखें तो लोग जो भरते हैं अमूमन रिटर्न, उसमें जो है बियॉन्ड टैक्सेबल लिमिट के हिसाब से करते हैं। और आप देखें तो सड़कों के ऊपर जो है ट्रैफिक सिग्नल रुक जाए, पिछले सिग्नल तक गाड़ियों की जो है लाइन लग जाती है। तो भाई मैं ये कहता हूँ गवर्नमेंट, अब हम तीनों की गवर्नमेंट है, मैं कहता हूँ जी आप अगर यही सिस्टम कर दें कि जो बड़ी गाड़ियां हैं उनके ऊपर आप एक्साइज का जो टैक्स लगाते हैं वही लगा दें, 1000 सीसी वाले को फ्री कर दें, 16 सीसी वाले को डबल कर दें, 2000 वाले को उससे डबल कर दें, 24 से उसको डबल कर दें, जो जितना 4000 वाला उससे डबल कर दें, 46 वाले को उससे डबल कर दें, तो ये रुझान भी ख़त्म हो जाएगा, आपकी एनर्जी भी ख़त्म हो जाएगी। बात है विल की। तो उसके अलावा बात की गया कि ज़मींदार जो है उसके ऊपर ज़रूरी टैक्स है, ये कोई नहीं बताता है। किसी ज़मींदार से पूछें जिसके पास 12 एकड़ से ज़्यादा ज़मीन है, क्या भाई ज़रूरी टैक्स देते हैं? वो ज़रूरी टैक्स देता है, मतलब दूसरे दिन पटवारी जो है वो हमारे पास खरा लेके खड़ा हुआ होता है, जनाब बाग अगर छोटा सा 4 एकड़ का बाग है तो कहता है जी कि ये ज़मीन का अलग टैक्स है, ये आपकी बाग वाली ज़मीन का अलग टैक्स है। अगर वक्त होता ना तो मज़ीद बहुत सारी बातें होती। आपसे आइनी मामला वाले से और मलिक साहब से भी दरख्वास्त करेंगे। अदालतों की तरफ बड़े हम देख रहे हैं, कोई ना कोई ऐसी खबर आती है फिर तो पता नहीं की हो जाएगा। इस पे तसलियत शफ़ी के साथ आपके साथ एक ज़रूर प्रोग्राम करेंगे इस वादे के साथ। आज ही पूछ रहे हैं, टाइम होता तो मैं ज़रूर पूछता, मैं आपको नेक्स्ट ज़रूर ज़हमत देंगे। बहुत शुक्रिया आप ही खालदा तैयब साहब, बहुत शुक्रिया मलिक रजवाना साहब, और बहुत शुक्रिया शहादत ऐवान साहब। ये जो बात हुई ना जी कि हर बंदा, देखिए टैक्स है तो तब भी हर बंदा दे ना, मुझे तो बाद में आती है, पहले कट जाता है, और जो कटवा ही नहीं रहा साड़ी नाक तो ना कटवाओ यार। लिहाजा जो जिस दायरा बनता है कानून का बने, टैक्स का बने, उसमें सबको आना होगा, तभी पाकिस्तान तरक्की करेगा। अब हमने दस्ते नगर नहीं रहना, कशकोल शशकोल वाला चक्कर मुक गया और उसकी कोई गुंजाइश भी नहीं है। खुद भी काम कीजिए, मेहनत कीजिए और मुआशरे को भी ऐसा ही बनाइए, हुनरमंद बनिए। सिर्फ गीबतें करना, बीबी हो या बंदे हों, बस ही तबसरे ही करते रहना। अब तो हम अहले सहाफ़त भी उस तरह से तबसरे नहीं कर रहे जिस तरह आप कर रहे हैं। फ़ाइन खुदा दा खौफ करो। अल्लाह पाकिस्तान को सलामत रखे और हमें आसानियाँ तकसीम करने वाला बनाए। जवाद फैज़ी चौथा सुतून टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने की बात।